Now moving on to the next chapter that is metals and non-metals. अभी देखो इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है, आपने अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो आप उसे स्किप कर सकते हो. वहाँ से हार्डली 2-3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. जो मेजर पार्ट है आप उस पर फोकस कर सकते हो, विच इज़ योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन आया है. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली नहीं आता है, बट स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्शन से कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मेटल है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. All such types of questions are asked in the examination. So let's focus on those sections. So we have metals and non-metals. तो आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए मेटल्स का और नॉन मेटल्स का. तो आप अपीयरेंस की बात करते हैं हम लोग. मेटल्स आर शाइनी, नॉन मेटल्स आर डल. एक्सेप्शन है नॉन मेटल का आयोडीन. आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल इज़ वेरी शाइनी इन नेचर. ओके, देन रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स सॉलिड होते हैं. एज आई टोल्ड, एक्सेप्शन इज लिक्विड. प्लीज मेक अ नोट इन योर कॉपी. मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी. देन वी हैव नॉन मेटल. जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म. देन दे आर ऑल्सो there is one non-metal called bromine which is present in liquid form. Then density, high density होती है metals की, और जो non-metals होते हैं they are low in density. Then malleability. malleability का मतलब होता है क्या आप उसे bend कर सकते हो किसी भी shape में, किसी भी size में. तो जो हमारे metals होते हैं they are malleable in nature. ठीक है. देन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटल. आप हैमर मारोगे वो टूट जाएंगे. बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे सोडियम, पोटाशियम. सोडियम और पोटाशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसे नाइफ से इजीली कट कर सकते हो. तो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दिस एक्सेप्शन दैट वी हैव टू मेटल्स कॉल्ड सोडियम एंड पोटाशियम, इवन लिथियम. दे आर सो सॉफ्ट दैट यू कैन इवन कट देम विद योर नाइफ. Then conduction of heat. Generally all metals they conduct heat, but there is one metal that is poor conductor of heat which is your lead. NCERT का question है, note down कर लो exception में. Metal which is poor conductor of heat, answer is lead. Then non-metals, all non-metals are poor conductor. Then electricity की बात की जाए तो metals are good conductor of electricity. Highest electricity, most जो मेटल है सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज़ योर कॉपर. देन उसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं. एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट बीइंग मेड अप ऑफ कार्बन, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देन सोनोरस. जब भी आप मेटल को हिट करते हो इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड. नॉन मेटल को हिट करते हो तो इट डज नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, इट प्रोड्यूसेस अ डल साउंड. एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स जो होते हैं जनरली इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन है. मेटल में लिख लो, मेटल का एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम. ये दोनों जो ऐसे मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है. इतना कम होता है कि आप इसे अगर अपने पाम में रखोगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा. आपके पाम में जो भी टेम्परेचर है वार्मथ की वजह से इट विल मेल्ट बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली नॉन मेटल्स का जनरली लेस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. बट एक्सेप्शन है हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड बीइंग अ नॉन मेटल, it's an allotrope of carbon and it is the strongest or the hardest substance that is present in the nature. So obviously it will be having a high melting and boiling point. Okay. Oxides, metal के जो oxides होते हैं they are generally basic in nature. Two exception, aluminium oxide and zinc oxide. बेटा एग्जाम में आता है, नोट डाउन कर लो. ये दोनों आपके जो oxides है वो हैं आपके amphoteric oxides. They act both as acids as well as bases. और नॉन मेटल के जो oxides होते हैं वो acidic in nature होते हैं. सेम जो मैंने अभी आपको बताया. Then we have the important topic here is ionic compounds. अभी जो ionic compounds होते हैं वो क्या होते हैं? So ionic compounds are the compounds that are formed by two ions, that is cation and by anion.
Cation is positively charged and anion is negatively charged. So cations are your metals. Magnesium Mg2 plus, Cl negative, Na positive, OH negative, right? H positive, then O2 negative. तो ये जितने भी cations हैं जब ये anions के साथ react करेंगे तो ये बनाते हैं ionic compounds because these compounds are made up of two ions, cations and anions. और यहाँ पे आप देखोगे opposite charges है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. सो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सो दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज़ योर आयनिक कंपाउंड्स, दे हैव मैक्सिमम force of attraction, and because of maximum force of attraction that is present, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन दी नेचर. दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो एग्ज़ाम में आता है, रीजनिंग्स क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो 4 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है. पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपको बताती है अबाउट दी फिज़िकल नेचर. फिज़िकल नेचर क्या है आयनिक कंपाउंड्स का? दे आर सॉलिड इन नेचर. सॉलिड क्यों है? द रीज़न इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज दे आर मेड अप ऑफ आयंस, आयंस आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस दे आर सॉलिड इन नेचर. देन वी हैव melting and boiling point. Melting point or boiling point will be very high because force of attraction ज़्यादा है. As they are having strong force of attraction, to break the bond you have to put lots of energy, and as you are putting lots of energy to it तो melting point और boiling point obviously high होगा. ठीक है. Then third point है solubility. अब जो solubility है ये ions हैं. There is a general rule in science like dissolve like, तो ये dissolve होते हैं water में. They do not get dissolved in ionic substances. केरोसिन, तेल, इन सब में आप कितना भी डालोगे डिजॉल्व नहीं होंगे. ये किस में डिजॉल्व होंगे? ये सिर्फ पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्शन. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जो फोर्थ टॉपिक है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं. ठीक है. दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, कोई आयंस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा. बट जब आप इन्हें मेल्ट करोगे मोल्टन स्टेट में या फिर जब आप इन्हें डिजॉल्व करोगे वाटर में विच इज़ योर एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट, इन दोनों स्टेट में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ दी फ्री आयंस. सिंपली आप फ्री आयंस लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स. They conduct electricity in molten and in aqueous states because of the presence of free ions. These are 4 properties जो आपको याद करनी है. Now, sometimes question is also asked on the basis of formation of ionic compounds, how you will make certain ionic compounds. So, I will explain you with the help of an example. So, let's take the example of magnesium chloride. Okay. Now, magnesium का जो atomic number होता है वो होता है 12. तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2,8,2. ठीक है. तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स. ओके. सो Mg इज 2. वी ऑल नो इट्स अ मेटल. सो ये जो मेटल है जब भी ये रिएक्ट करेगा ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा. राइट. इट लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये बनाता है Mg2+ और Mg2+ जो है उसके ऊपर होगा 2,8 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए फॉर मेकिंग अ बॉन्ड विथ क्लोरीन. ओके. नाउ वी हैव क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 which is 2,8,7. क्लोरीन being a non-metal और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्टेट टू डू द रिएक्शन. तो अभी क्लोरीन क्या करेगा? ये मैग्नीशियम के साथ तब रिएक्ट करेगा जब मैग्नीशियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा. अभी मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. बट क्लोरीन को कितने चाहिए? 1 चाहिए.
तो अब मैग्नीशियम और क्लोरीन रिएक्ट कैसे करेंगे? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज मैग्नीशियम तो देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, बट वो क्या करेगा, वो 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो उससे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए और 2 क्लोरीन को फुल एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो भी बैलेंस्ड हो गए और ऊपर वाले भी बैलेंस्ड हो गए, मतलब स्टेबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है जिसका चार्ज है 2,8,7, इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl माइनस, मीन्स 2,8,8। अब इस रिएक्शन में 2 क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो पूरा है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ सी, अभी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट इट? तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा याद रखिए, पहले आप Mg लीजिए और सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड में बनाइए। Mg के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो 2 डॉट्स बनाए, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन चाहिए, तो एक और क्लोरीन बना दो, उसके पास भी 7 है। अब क्या होगा, ये जो Mg है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को देगा। So as they are sharing their electrons to 1 chlorine, so what is going to happen here is Mg will become Mg2 plus, right? And both the chlorines will take 1 electron each and they will become minus। ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आया, बट टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन्स कितने हैं? 2 क्लोरीन है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Mg2 प्लस, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे एंड उसके अंदर आप Cl माइनस शो करेंगे एंड होल स्क्वायर दिखाएंगे। सो दिस इज योर MgCl2। तो जब भी MgCl बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें 2 आयंस चाहिए। पहला है मैग्नीशियम कैटायन चाहिए आपको, एंड दूसरा क्लोराइड एनायन चाहिए आपको। सो दीज 2 आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम ऑक्साइड का पूछ सकते हैं, देन NaCl का बनाने के लिए पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाने के लिए आ सकता है। तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट correctly. This is very simple, but in my class I have seen this is the point or this is the place where good students are also losing their marks, so please keep it a point. Next we have is extraction of metal, which is nothing but your metallurgy. Metallurgy का मतलब होता है how you extract metals from its ore. ठीक है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो ओर के फॉर्म में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, बट देयर आर सर्टेन मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव और ये नेचर में फ्रीली आपको मिल जाते हैं। बट जो बाकी मेटल्स होते हैं दे आर आइदर प्रेजेंट इन क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपके हायर रिएक्टिव मेटल्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड फॉर्म और क्लोराइड फॉर्म। देन वी हैव जो थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दीज मेटल्स आर प्रेजेंट आइदर इन सल्फाइड फॉर्म और दे आर प्रेजेंट इन कार्बोनेट फॉर्म। सो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट ओर के फॉर्म्स में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम देयर ओर्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। और ये जो एक्सट्रैक्शन होता है उसकी टेक्निक होती है, एंड द एक्सट्रैक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। एज यू कैन सी, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, एग्जाम में आता है, हम इतना सब पढ़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है, नेम 1 मेटल दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चा वहीं कंफ्यूज, उसने फ्लो चार्ट पढ़ा, उसने सब पढ़ा, बट उसने नाम ही नहीं पढ़ा है। तो क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देन जो मेटल्स आप रिडक्शन के थ्रू जिन्हें आप एक्सट्रैक्ट करते हो उनके ओर से, वो है जिंक, आयरन, Pb, कॉपर, ठीक है, मर्क्यूरी। ये सारे मेटल्स आपके लीस्ट या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको आप में रिड्यूस करते हो। देन वी हैव मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन नेटिव स्टेट, इनको आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट और द हार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये याद कर लो, आपका काम सॉर्टेड है। नाउ सी हियर,
इससे पहले आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। मैं एक बार क्विकली वो रिवाइज करवा देती हूँ। नाउ वी हैव रोस्टिंग, चिकन रोस्ट करते हैं, राइट। देन वी हैव कैल्सिनेशन। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रोस्ट करते हो आप उसे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रोस्ट करते हो। सो रोस्टिंग इज हीटिंग मेटल ओर इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑन द अदर हैंड कैल्सिनेशन होता है इन दी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आप किसी भी ओर को हीट कर रहे हो इन दी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। स्पेसिफिकली हम रोस्टिंग करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स और कैल्सिनेशन, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। सो जितने भी कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं उनके अंदर आप कैल्सिनेशन करते हो। ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक डिफरेंस है, आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, यहाँ पे एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट। एक ही मेटल है, दोनों के दो डिफरेंट एग्जाम्पल। जिंक सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग, जिंक कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन। नाउ लेट्स सी क्विकली what is happening in the flow chart. So we have metals, the metals which are present in high reactive metals. एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये आपके कुछ मेटल्स हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं। लिथियम जो प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्म में, इन्हें आप एक्सट्रैक्ट करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। इनके जो मोल्टन ओर्स होते हैं आप उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो और डायरेक्टली आपको प्योर मेटल मिलता है। देन वी हैव मेटल्स विच आर मीडियम इन रिएक्टिविटी, जैसे कि जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। अभी ये या तो ऑक्साइड या तो ये कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में रहते हैं या तो ये आपके सल्फाइड ओर के फॉर्म में रहते हैं। नाउ व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर फॉर्म, हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। जैसे ही आप उसको हीट करोगे इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, उसको आपने हीट किया इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी गेटिंग रिलीज्ड। सो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा यहाँ पे। और फिर ये जो जिंक ऑक्साइड मेटल आपको मिला है, इससे आप रिड्यूस कर सकते हो बाय रिएक्टिंग विद कार्बन। यू रिएक्ट दिस जिंक ऑक्साइड विद कार्बन विच इज़ रिडक्शन रिएक्शन, और आपको जिंक मिलेगा एंड CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। देन कुछ ओर्स कार्बोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो एज ऑलरेडी सेड दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, ZnCO3, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसे हीट करोगे। यहाँ पे आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं डालोगे बिकॉज कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट है तो हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी। तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब फर्दर इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और जब आप इसे कार्बन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, कैल्सिनेशन किया, रोस्टिंग किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनेटेड ओर और सल्फाइड ओर रेस्पेक्टिवली। देन यू विल गेट अ मेटल ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड का आप रिडक्शन करवाओगे विद एनी मेटल, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हो बाय रिएक्टिंग विद मोर रिएक्टिव मेटल्स, एंड देन यू विल गेट प्योर मेटल। उसके बाद है हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर है जनरली दे आर प्रेजेंट इन सल्फाइड और एग्जाम्पल है AgS, सिन्नाबार जिसको बोलते हैं। इट इज़ दी ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब ये सल्फाइड है तो इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इन एक्सेस अमाउंट ऑफ oxygen. So when you heat it in excess amount of oxygen, it will get converted into metal oxide. उसकी further roasting करोगे तो आपको pure metal, further आप अगर उसका reduction करोगे तो you will get a pure metal. Is it clear? So this is how extraction of metal takes place from its ore on the basis of their reactivity. नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर कोरोजन आप यहाँ देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कोरोजन ऑफ मेटल, दैट इज आयरन। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन।
अभी आप देखो, जैसे कि हमारे पास सिल्वर होता है, सिल्वर को अगर आप ज़्यादा देर तक बाहर रखोगे, अगर आपके घर में सिल्वर के आइडल्स हैं या फिर सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, तो यू माइट हैव सीन दैट ओवर द यूसेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर सिल्वर आर्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक इन कलर, राइट। तो ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से, कोरोजन होने की वजह से वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होता है उससे वो रिएक्ट करते हैं एंड इट फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। देन सिमिलरली अगर आप कॉपर बॉटल यूज़ कर रहे हो या फिर कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे भी आप देखोगे ऐसा ग्रीनिश कलर का डिपोजिशन आ जाता है। सो दिस ग्रीनिश कलर डिपोजिशन इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट। सो ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसका कलर होता है ग्रीन कलर। देन दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज नथिंग बट योर रस्ट, जंग जिसको बोलते हैं, जंग लग जाता है तो वो ब्राउन कलर का होता है। सो दैट विल बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ आयरन। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एक बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी प्रिवेंट कैसे करेंगे, पेंट कर दो इनके ऊपर, गैल्वेनाइजेशन कर दो, या फिर एलॉय, रादर देन यूजिंग दीज मेटल्स, प्योर फॉर्म ऑफ दीज मेटल्स, आप इनके एलॉय यूज कर सकते हो। एलॉय इज नथिंग बट मेटल्स को मिक्स करो विद डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मेटल्स, जैसे आपका ब्रास हो गया, टिन हो गया, ऑल दीज आर एलॉय। स्टेनलेस स्टील, इट इज ऑल्सो एन एलॉय। तो यू कैन यूज एलॉयज एंड दीज एलॉयज आर रेजिस्टेंट फ्री, ओके। सो विद दिस ये वाला जो चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें आप देखो सबसे बेसिक चीज़ कार्बन के बारे में पता रहना चाहिए। अभी जो हमारा कार्बन है, कार्बन इज हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2,4, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 का मतलब क्या होता है, या तो वो 4 दे सकता है या तो वो 4 ले सकता है टू बिकम स्टेबल, राइट। आइदर इट कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट विल दिस कार्बन डू? नाउ कार्बन विल, इन केस कार्बन इज गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो व्हेन कार्बन इज गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, किसी भी चीज़ को गेन जब हम करते हैं तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, राइट। अब इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं, और गेन अगर उसने 4 किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे? 6 थे। 4 गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। Now, when it is gaining 4 electron, as the number of electrons are increasing, it is not possible for the proton or for the nucleus to hold these extra 4 pairs of electrons. ठीक है, वो नहीं होल्ड कर पाएगा, बहुत छोटा साइज है उसका, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है उसको होल्ड करने की, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो स्टेबल नहीं बनेंगे, ओके। हिंस कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑन गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप बस इतना लिख दो, यू विल गेट मार्क्स, ओके। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन लूजिंग, ओके, व्हाई नॉट? इफ इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, व्हाई कांट इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स? तो अगर ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट, इन दैट केस अभी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इतनी एनर्जी लगेगी, बट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इट नीड्स टू रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, एंड कार्बन बीइंग वेरी स्मॉल does not have that amount of energy, right? तो it is not possible, तो ये भी नहीं होगा, not possible for carbon to lose 4 electrons, because क्यों? Because of
high or large amount of loss of energy, and it is not possible for the carbon to lose that much amount of energy. तो कार्बन ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, फिर बेचारा बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, and by sharing it will form a bond, and that bond is known as covalent bond. उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. लास्ट चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ गिव एंड टेक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप के होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, एज यू कैन सी इन द फोटो, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, बट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. देन वी हैव डबल बॉन्ड, जैसे कि आप देख रहे हो कार्बन, सी डबल कार्बन डाइऑक्साइड. सो हेयर 1 कार्बन इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच ऑफ द ऑक्सीजन. सो टोटल इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर. डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर. एक सिंगल लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 बॉन्ड्स हैं तो मतलब 4, 3 बॉन्ड हैं तो मतलब 6. Just remember in that manner. So in the case of triple bond, which is the example of nitrogen, nitrogen forms triple bond with the another nitrogen, and it is present in the form of N2. Okay, so this is the difference between single bond, double bond and triple bond. Okay, now comes the topic versatile nature of carbon. हर जगह कार्बन प्रेजेंट है. क्वेश्चन आएगा, वाई कार्बन इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वाई कार्बन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो आपको ये आंसर लिखना है: कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज. कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कार्बन है वो डिफरेंट कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. कार्बन 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 कार्बन, एन नंबर ऑफ कार्बन्स कैन फॉर्म सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं. देन ये रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है लाइक दिस, ब्रांच स्ट्रक्चर्स बना सकता है. देन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है ऐसे. सो दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इट कैन self link with carbon and it can make n number of bonds, and this property is known as catenation. इसी की वजह से हमारे पास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. देन सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी. टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4. तो अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 डिफरेंट कंपाउंड के साथ मिलके बॉन्ड बना सकते हैं. दे कैन मेक बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन्स, राइट. देन दे कैन मेक बॉन्ड विद मे बी 1 क्लोरीन. इट कैन, अब यहाँ पे अगर एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है तो एक नया कंपाउंड है, 2 क्लोरीन के साथ बना है तो एक नया कंपाउंड है. अब ये चाहता है तो इस हाइड्रोजन के बदले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो एक नया कंपाउंड आ गया. ये चाहता है तो इन दोनों क्लोरीन के बदले ये ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना ले, एक नया कंपाउंड आ गया. सो बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंसी इट कैन मेक बॉन्ड्स विथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms which are also monovalent in nature. Okay, then it is having small size. अभी small size की वजह से क्या होता है, as the carbon is having small size, उसकी वजह से, जैसे आप देखो ये पहले यहाँ पे फोटो में देख लो, यहाँ पे स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विल हैव गुड कंट्रोल ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली. ठीक है, वो उस पूरे एटम को प्रॉपरली होल्ड कर सकता है. जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, जितने ज़्यादा पास होंगे जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा, होल्डिंग कैपेसिटी बेटर होगी एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विल बी फॉर्म. सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज of the carbon, nucleus can easily hold the valence electrons, making the compounds more stable and more strong. So these are the 3 reasons why carbon is present in large number of compounds or places. Okay, catenation, tetravalency and small size.
Next, you should know the difference between a saturated hydrocarbon compounds and unsaturated hydrocarbon compounds. Basically, hydrocarbon compounds are the compounds that have both hydrogen and carbon in it. ठीक है, अभी जैसे हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन ऐसे 4 कार्बन्स बने हुए हैं. अभी इन कार्बन को अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है. वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है बाय शेयरिंग दी बॉन्ड विद अनदर कार्बन. बची कितनी, जैसे ये जो फर्स्ट कार्बन है इसकी एक तो सेटिस्फाई हो गई है, बची कितनी, 4 में से एक सेटिस्फाइड है, तो बची कितनी, 3. तो ये 3 क्या करेगा, अगर इसके पास कोई और एटम नहीं है, कोई और एटम नहीं है, तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. देन वी हैव C2 में 4 में से 2 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं विद अ C1 कार्बन एंड अ C3 कार्बन. बची कितनी, 2. तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. देन C3 में देखो 2 ऑलरेडी हैं विद C2 एंड C4 कार्बन. बचा कितना, 2. तो यहाँ पे ये 2 से रिएक्ट करेगा. देन वी हैव C4 में एक जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है बाय मेकिंग अ बॉन्ड विद C3 और बची कितनी, 3. तो ये 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा. सो सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जहाँ पे हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है. अभी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड. जितनी भी कार्बन की बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, सिंगल होगी, जो अभी मैंने बनाया था. सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विल बी बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड. ओके, सो यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, दैट इज दे विल बी हैविंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और प्लीज़ मेक अ नोट, कार्बन बॉन्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे. दूसरा जो पॉइंट है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का, इनको हम बोलते हैं एल्केन्स. देयर इज अ नेम गिवन टू देम, दैट इज एल्केन्स. देन जब आप इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जलाओगे, ठीक है, जब भी आप इन्हें जलाओगे आपको क्लीन फ्लेम मिलेगा. क्लीन फ्लेम मतलब ब्लू कलर का जो फ्लेम मिलता है, गैस स्टव में जो फ्लेम मिलता है उसको हम क्लीन फ्लेम बोलते हैं, आपको वो वाला फ्लेम मिलेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ कंपाउंड जिसको हमने हीट किया तो मुझे क्लीन फ्लेम मिला है, तो विच सिंपली मीन्स दैट इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड. देन अनसैचुरेटेड, इट कैन हैव डबल बॉन्ड और इट कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड. इफ इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड इट इज नोन एज एल्कीन. If it is having a triple bond, it is known as alkyne. अब ये जो unsaturated compounds हैं, इनको जब भी आप हीट करोगे ये कभी भी क्लीन फ्लेम नहीं देंगे, ये आपको येलो कलर का सूटी फ्लेम देंगे. They will always give you सूटी फ्लेम and they will always leave some residue behind. ब्लैक कलर का रेसिड्यू भी देंगे ये. जैसे दिया जलाते हैं, आपकी मम्मी घर पे दिया जलाती है, घी का दिया जलाती हैं, ऑयल का दिया जलाती हैं. ऑयल एंड घी बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. तो इन दिए के ऊपर अगर आपने कुछ रखा है तो आप देखोगे वहाँ ब्लैक कलर का डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज़ द रेसिड्यू. इट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. बट इन द केस आप देख रहे हो जैसे गैस के ऊपर आप कुछ भी पतीला रखते हो, कुछ भी रखते हो, वहाँ कभी भी ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं आता है. सो दैट इज़ अ क्लीन फ्लेम. देयर विल बी नो रेसिड्यू present in the case of saturated compound. Now next we have is functional group, very important. कुछ functional groups हैं. Sometimes what happens is ये जो hydrocarbons का hydrogen है, what we can do is we can replace one or all 4 hydrogens with certain substances, and these certain substances or compounds they give specific property to the carbon. Okay, for example अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो एक स्पेसिफिक उसका प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. अगर मैं अल्कोहल लगा दूँ, OH लगा दूँ, तो एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होगा, वो सारे के सारे कंपाउंड्स में होगा. जिन जिन कंपाउंड्स में OH लगा है या फिर क्लोरीन लगा है, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप. ओके, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये जैसे ही लगते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं. ठीक है, दे रिप्लेस
hydrogen, either 1, 2 or all 4 hydrogens, and they change the chemical property of the compounds, these compounds, okay, and such compounds are known as functional group. So you can see here we have first functional group, that is chlorine या फिर bromine. The class of compound is halo, इनका फॉर्मूला देख लो, Cl या फिर Br. Now जब भी आप नाम लिखते हो तो हम इन्हें यूज़ करते हैं एज प्रीफिक्स और सफिक्स. इन द केस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं क्लोरो या फिर ब्रोमो. इट इज़ ऑलवेज यूज एज प्रीफिक्स. बाकी सब में आप सफिक्स यूज़ करोगे, मतलब एंड में लगेगा. अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का फॉर्मूला इज़ OH, और जो आप प्रीफिक्स यूज़ करते हो दैट इज़ अल्कोहल के एंड में ऑल आ रहा है तो ऑल इज़ द प्रीफिक्स दैट वी यूज़. देन वी हैव एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं और CHO भी लिखते हैं, ठीक है. इसके नाम के स्टार्टिंग में L है, सो AL इज़ द सफिक्स दैट यू यूज़ वेन एवर यू हैव अ कंपाउंड दैट इज़ हैविंग एल्डिहाइड, ओके. देन वी हैव कीटोन. कीटोन के एंड में ओन है. कीटोन इज़ लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो आप सफिक्स यूज़ करते हो दैट इज़ ONE, ओन. देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड OH, और ओइक एसिड जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अभी कुछ नेमिंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड. अभी आप देखो इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे करेंगे. अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2. तो जब भी 2 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो आप नाम यूज़ करते हो दैट इज़ एथ, ओके, ETH. प्लस इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है. तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एन. और यहाँ पे अल्कोहल यूज़ किया गया है OH, और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ऑल. तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो हो जाएगा इथेनॉल, ओके. देन वी हैव फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड कंपाउंड. यू कैन सी हियर इस कंपाउंड में कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप. 4 कार्बन आइटम है. तो जब भी आपके पास 4 कंपाउंड्स होंगे तो जो आप वर्ड रूट यूज़ करोगे दैट विल बी ब्यूट. प्लस ये चारों कैसे कनेक्टेड हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो इट विल बी एन. कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग देखिए. एंड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ ओइक एसिड, तो यहाँ पे होगा ओइक एसिड, और नाम जो होगा ई हट जाएगा, नाम विल बी ब्यूटेनोइक एसिड, ओके. अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम आपने ये कैसे कर दिया, व्हाट इज़ ब्यूट, व्हाट इज़ ईथ. सो द सिंपल वे टू रिमेंबर इज there is certain rule for this. The rule is word root plus primary suffix plus secondary suffix. word root का मतलब होता है number of carbon atoms, ठीक है. वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आटम्स. प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कैसा है, डबल, सिंगल, ट्रिपल. एंड सेकेंडरी सफिक्स इज नथिंग बट योर फंक्शनल ग्रुप, ओके. इट इज़ योर फंक्शनल ग्रुप. तो लेट्स क्विकली सी वर्ड रूट देखते हैं. अगर 1 कार्बन आटम है तो वर्ड रूट होगा मेथ. 2 कार्बन आटम है तो वर्ड रूट होगा एथ. 3 है तो प्रॉप. 4 है तो ब्यूट. 5 है तो पेंट. 6 है तो हेक्स. 7 है तो हेप्ट. 8 है तो ऑक्ट. 9 है तो नॉन. एंड 10 है तो डेक, ठीक है. 10 है तो डेक. इज इट क्लियर.
ये याद कर लो आप, सिंपल है ये। स्टार्टिंग के 4 थोड़े डिफिकल्ट है, 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉप एंड 4 ब्यूट, याद कर लो। देन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड तो इट्स एन एल्केन, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आप सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करोगे, प्राइमरी सफिक्स यूज़ करोगे, दैट इज एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन। जो एंडिंग में ईन वर्ड है दैट विल बी यूज्ड एज प्राइमरी सफिक्स। इफ दे आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज नोन एज एल्काइन। और यहाँ पे जो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करोगे दैट इज आइन। ओके, अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स अभी हमने देखे, क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, तो बेटा आप उसे सफिक्स की तरह नहीं यूज़ करोगे, उसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करोगे। वो वर्ड रूट से पहले आएगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आएगा। इज़ इट क्लियर? तो इनको मैं स्किप कर देती हूँ। अब हमारे पास अल्कोहल है, OH, OH इज़ अल्कोहल, secondary suffix is all. Then we have CHO. CHO is your aldehyde, suffix is Al. Then we have ketone, which is C double bond O. It is on. Always remember, ketone कभी भी end में नहीं लगेगा। अगर end या first में ketone लगता है तो वो automatically किस में convert हो जाता है? aldehyde में convert हो जाता है। तो never put ketone at end or at the first carbon atom. Always keep ketone in the middle of the carbon atoms. इसीलिए कीटोन का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है, मिथेनोन इथेनोन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कीटोन इज आपका प्रोपेनोन। ओके, क्योंकि वो बीच में लगता है, साइड में है, फर्स्ट कंपाउंड में है, लास्ट कंपाउंड में, तो ऑटोमेटिकली वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, विच इज ओइक एसिड। ओके, आई गेस यही 4 हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसी के बेसिस में हमने यहाँ पे नेमिंग की है। मैं आपको एक और सिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड दिस, अभी आपको पहले बैलेंस करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, C1 C2 C3। फर्स्ट कार्बन के 2 ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, बचे कितने? 2। C2 1 2 3 3 सेटिस्फाइड, बचा कितना? 1। C3 4 आर लेफ्ट। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या था? वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 प्रॉप प्लस नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? एक डबल बॉन्ड है, मतलब ईन, प्रोपीन। कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो नाम क्या हो गया? प्रोप या फिर प्रॉप ईन। ठीक है, इज इट क्लियर? सिमिलरली आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पता रहने चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। आप एक हेक्सागन बनाओ लाइक दिस, ठीक है, और हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन रख दो। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ओके, ये तो बेस बन गया। अब आपको क्या करना है? ऑल्टरनेट फैशन में डबल बॉन्ड लगाना है। पहले में डबल बॉन्ड लगाया तो दूसरे में नहीं लगाओगे, तीसरे में लगाया फिर इधर नहीं लगाओगे, फिर इधर पे भी डबल बॉन्ड लगाओगे। तो टोटल 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए ऑल्टरनेट फैशन में। अब सेटिस्फाई कर दो वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, सॉरी नॉट 2, 1 हाइड्रोजन ईच। तो ये जो आपको कंपाउंड मिल गया, ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। वेरी वेरी एसेंशियल। अभी काउंट कर लो इफ़ यू वांट, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 single covalent bonds are there. How many double covalent bonds are there? सिंपल है वो तो, 3 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अभी बहुत बार आता है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑल्सो। सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब होता है हेक्सेन इज साइक्लिक। तो अगेन आप हेक्सागन बनाओ और हेक्स
का मतलब 6, एन का मतलब सारे के सारे कार्बन कैसे बॉन्डेड हैं, सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे बेंजीन ईन है मतलब डबल बॉन्डेड है ऑल्टरनेट फैशन में। तो चारों तरफ एक 6 साइड्स में 6 कार्बन लगा दो, ऑल दी कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड। नाउ सेटिस्फाई दी वैलेंसी, वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएगा। So this is the structure of cyclohexane. You count the number of single covalent bonds. Here no double covalent bonds are there. All bonds are single covalent. तो अगर मैं count करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक गलत कर दिया मैंने शायद काउंट। लेट मी काउंट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there are 18 single covalent bond in the case of cyclohexane. Is it clear? Then we have homologous series. कुछ नहीं है, सिंपल है, बस याद रखो होमोलोगस सीरीज में 2 चीज़ें, that it is a series in which the difference between the first and the second compound, second and the third compound, third and the fourth compound is always of a CH2 या फिर 14 atomic mass. Is it clear? So जो successive compounds होते हैं they always differ by a molecule of CH2 और 14U। जैसे आप यहाँ पे देखोगे CH4 और C2H6, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ CH2। CH2H6 और C3H4, इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है दैट इज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। देन अगर आप यहाँ देखोगे इनके बीच का भी डिफरेंस विल बी CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी CH2। सो ऑलवेज दीज कंपाउंड्स विल बी डिफरिंग बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ CH2 और 14U। एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है ऑन दी चेन लेंथ वेरी हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी वेरी होगा। बट इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट विल बी सेम बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्डिंग में। यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में सबका, तो सबका सिमिलर फंक्शन होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे अल्कोहल है, सबका सिमिलर होगा। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो सारे डबल बॉन्डेड एक जैसे ही काम करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे। एल्कीन है, सारे सिंगल बॉन्डेडली एक जैसे रिएक्ट करेंगे। सो दैट इज योर homologous series. Structure of cyclohexane and benzene we have just now done. Now let's quickly revise ethanol and ethanoic acid. So let's see the physical properties of the ethanol first, followed by the chemical properties. So as you can clearly see, जो physical state होता है ethanol का, ethanol is nothing but your alcohol. ठीक है, तो इथेनॉल का जो फिजिकल स्टेट होता है दैट इज़ क्लियर, इट इज़ कलरलेस एंड इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दी सैनिटाइजर्स। जैसे ही हाथ में डालोगे, रब करोगे, वो इवापोरेट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। सो एज इट इज़ क्विकली इवापोरेटिंग, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, एज वेल एज दी बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो। सॉल्युबिलिटी, शराब है, अल्कोहल है, तो पानी में डिज़ोल्व होगा ही होगा और कहीं से डिज़ोल्व नहीं होगा। It is highly soluble in water, okay, and it has medical uses। जैसे वो टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए यूज़ होता है। जो आपको जब चोट लग जाती है, आप वहाँ पे एक सोल्यूशन लगाते हो जो ब्लैक कलर का होता है एंड वो येलोइश कलर का टिंच दे जाता है, दैट इज़ योर टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज़ आयोडीन डिजॉल्व इन अल्कोहल। कफ सिरप्स में यूज़ होता है, टोनिक्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। नौ रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहला रिएक्शन जो आपको पता रहना चाहिए कि आपका
जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, वो सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यू कैन सी द सिंपल रिएक्शन, CH3CH2OH, दिस इज़ इथेनॉल। इसको अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो ये जो H है ये रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, ओके। और जो बचता है CH3CH2O नेगेटिव, H+ निकल गया, मतलब कि आपका जो ये है अल्कोहल है, ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, CH3CH2O नेगेटिव एंड H+ आयन। तो जो Na है, Na ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो वो जाके इससे अटैच हो जाता है विद द इथॉक्साइड पार्ट ऑफ दिस एंड इट फॉर्म्स like this, CH3CH2O negative, Na positive और हाइड्रोजन it releases in the form of hydrogen gas। एंड यहाँ पे ये जो आपको कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। So I hope this is clear. It is the first reaction, chemical reaction. Now next reaction that we have is dehydration reaction, जहाँ पे आप अल्कोहल को हीट करते हो at 443 Kelvin, टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन है, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ OH and a molecule of H will be getting evolved. See here, डायग्राम बना के समझा देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये OH रिमूव होगा और एक H भी रिमूव होगा, ठीक है। तो वाटर डिहाइड्रेशन है, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेकिंग प्लेस। अब बचा क्या, 2 कार्बन, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है। तो अभी अपने आप को ऐसे रीअरेंज करेंगे सो दैट दे आर सेटिस्फाइंग देयर वैलेंसीज, एंड ओनली वे टू डू दैट इज बाय मेकिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। सो यहाँ पे दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे and both of them will be having 2 hydrogen each, and in this manner your alcohol will be getting converted, your ethanol will be getting converted into ethene। और मुझे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिल रहा है that is ethene। now we have ethanoic acid। अभी ये जो इथेनोइक एसिड है इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, इट इज़ ऑल्सो कलरलेस लिक्विड लाइक विनेगर, देखा है आप सब ने। सो विनेगर इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड मिक्सड विद वाटर, ओके। सो कलरलेस है, इट हैज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल, जैसा आपका विनेगर का स्मेल होता है, एंड इट इज़ खट्टा इन टेस्ट। एसिड है तो डेफिनेटली खट्टा होगा, सावर इन टेस्ट होगा। पानी जैसा है, डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, और जब आप इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो आपको विनेगर मिलता है, ठीक है। और जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज़ नियर अबाउट 290 केल्विन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज विंटर्स में जैसे ही अर्ली विंटर्स आता है आपका ये जो इथेनोइक एसिड है ये फ्रीज हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, now moving on to the chemical reactions of ethanoic acid, we have esterification reaction। esterification reaction is nothing but reaction of ethanoic acid with ethanol। जब आप इन्हें रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यू विल गेट अ कंपाउंड ऑफ ईस्टर एंड वाटर रिलीज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इथेनोइक एसिड है वो ब्रेक डाउन होता है 2 आयन्स में, CH3CO पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, और आपका जो इथेनॉल है CH3CH2O ये एक आयन में ब्रेक डाउन होता है एंड H+ पॉजिटिव आयन्स। फिर यहाँ पे आयन्स का इंटरचेंज होता है। सो बिकॉज ऑफ द इंटरचेंज ऑफ आयन्स यू गेट ईस्टर, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड वाटर। एंड ईस्टर्स are sweet smelling substances or the compounds, and these sweet smelling substances and the compounds, they are also used for making perfumes and fragrances। Then we have saponification reaction। saponification reaction जो है it is the reaction with which soaps are formed। इस reaction में आप ईस्टर को लेते हो और ईस्टर का reaction करवाते हो with sodium hydroxide, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, CH3CO एंड OC2H5। जैसे ये जुड़े थे वैसे ही ये अलग होते हैं। देन यू गेट एन alcohol, you get back your ethanol again, and you get a molecule of CH3COONA, and this CH3COONA is your soap, it's your molecule of soap basically, okay। now the another reaction is reaction of ethanoic acid
with sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. So ethanoic acid is an acid और आपका जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट्स अ बेस. सो बेसिकली वहाँ पे क्या होने वाला है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आप पहले निकाल दीजिए, जो बचेगा दैट विल बी CH3CO एंड Na, जो रिएक्ट करके आपका बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथोनेट, sodium ethonate. Same thing will happen in the second reaction also. Then the third and the last reaction is reaction of ethanoic acid with a base. Okay, this is reaction with a base. ऊपर भी हमने बेस से रिएक्शन करवाया, यहाँ पे एसिड है, ये बेस है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा. वाटर निकाल दो और आपको सॉल्ट मिलेगा एंड अगेन यू विल गेट दी सिमिलर सॉल्ट विच यू हैव गॉट इन दी above reaction. Okay, now last topic is soap versus detergent. Very important, you should know the difference between a soap and a detergent. जो soaps होते हैं they are, as you can see, they are sodium salts of long chain carboxylic acid. अभी आपने यहाँ पे जो हमने देखा था CH3COONA. So this is a soap molecule. So जो soap होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बने होते हैं, ठीक है. They are sodium salts of long chain of carboxylic acid. On the other hand, हमारा जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है. They are long chains of salts of benzene sulfonic acids. सोप आप नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स, बट जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं एंड दे आर ऑब्टेन, दे आर मैन मेड इन फैक्ट्रीज. एंड सोप्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन हार्ड वाटर. आप उन्हें हार्ड वाटर में नहीं यूज़ कर सकते हो, आप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज़ कर सकते हो. बट डिटर्जेंट बीइंग made with the help of chemicals can be used. They are more strong and they can be used in hard as well as soft water. उसके बाद जो सोप्स होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल सब्सटेंसेस से बने हुए हैं तो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल होंगे. एंड डिटर्जेंट्स दे आर नॉट दैट मच बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. ओके, नेक्स्ट क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. की सोप काम कैसे करता है, सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ से हर साल हर बार क्वेश्चंस आए हैं तो उसके लिए आपको सोप का मॉलिक्यूल पता रहना चाहिए कि सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो एज यू कैन सी हियर दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सोप. ये वाला जो पार्ट है ये होता है कार्बोक्सिलिक पार्ट, ठीक है. जो CH3COO वाला पार्ट है दैट इज कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल. इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फोबिक का मतलब फियर. तो इसको पानी से डर लगता है तो ये हमेशा ऑयल या फिर डर्ट की तरफ भागता है, पानी की तरफ नहीं भागता है. दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस पार्ट विच इज़ ऑफ सोडियम, जो आपका Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव पार्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब टू लव. तो इसको किससे प्यार है, इसको पानी से प्यार है, तो ये हमेशा पानी की तरफ रहता है. तो जब भी आप सोप को डिज़ोल्व करते हो या फिर किसी भी डर्ट के ऊपर साबुन डालते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसिल. क्या बोलते हैं इसे, माइसिल बोलते हैं. अभी ये जो स्ट्रक्चर है आप देखो, इस स्ट्रक्चर में ये जो टेल पार्ट है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये किसकी तरफ है, डर्ट की तरफ है, ऑयल की तरफ है. ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज डर्ट और ऑयल, इसकी तरफ है. ओके, बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर. एंड ये बाहर पूरा पानी है क्योंकि आप कपड़े कहाँ भिगाते हो, पानी के अंदर भिगोते हो, तो बाहर पूरा पानी है. तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, टेल पार्ट है, वो जाएगा डर्ट की तरफ और जितना भी हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट है इट विल बी टुवर्ड्स दी वाटर, पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा. अब होता क्या है, ये जो माइसल स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद आप क्या करते हो, आप जब भी आप कपड़े धोते हो आप कपड़े को रब करते हो टू रिमूव दी स्टेन. सो व्हेन यू आर रबिंग द क्लोथ्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज ये जो आयंस हैं हाइड्रोफिलिक हेड के Na पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं एंड यू नो दैट पॉजिटिव चार्जेस दे रिपल ईच अदर. तो जब आप उसे रब करते हो तो ये क्या करते हैं, रिपल्शन, दे अंडरगो रिपल्शन. एंड जब वो रिपल करेंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर.
and as they are moving away from each other, they will take the dirt particle along with them from the cloth and they will get suspended in the water. and आपको जो water है, जैसे जैसे cleaning का process बढ़ेगा, आपको पानी धीरे धीरे दिखेगा कि पानी there has been a change in the color of water. Initially the water was clear and then पानी थोड़ा सा dirty हो गया, because all these molecules or particles of dirt along with the soap molecules, जिसको माइसल बोलते हैं, दे आर नाउ सस्पेंडेड इन दी वाटर. जैसे ही आप पानी को रिंस करोगे, उसको दोबारा से पानी डालोगे, अच्छा पानी, एंड अगेन रिपीट दी प्रोसेस, स्लोली जो क्लोथ्स हैं वो क्लीन होते रहेंगे एंड दी color of the water will also improve, which shows that the clothes are getting cleaned. Is it clear? So this is the cleansing action of the soap. So all these are some of the very essential topics जो आपको memorize करने हैं chemistry में. Kindly go along with the video wherever it is necessary. आप slow down करके watch कर सकते हैं. अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट क्विकली आपका एक बार केमिस्ट्री के सारे चारों चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए. सो आई होप यू अंडरस्टूड. एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो.